326 BCE में एक जबरदस्त लड़ाई हुई जिसे कहते हैं बैटल ऑफ हाइड स्पेस। ये लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट और सम्राट पोरस के बीच। कहते हैं कि इस लड़ाई में हार के बाद सम्राट पोरस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को हजारों तलवारें भेंट की थी जो उस वक्त स्टील से बनी थी। और तो और पोरस के सैनिकों ने जो हेलमेट भी पहने थे वो भी स्टील के ही बने थे। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बना 24 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा 1800 साल पुराना आयरन पिलर जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, कहा जाता है कि उसे बनाने में भी स्टील का ही इस्तेमाल हुआ है। इन सब से एक बात तो साफ है कि भारत की जमीन पर स्टील का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन पुराने दौर में भारत में स्टील बनाने का काम हाथ के कारीगर ही करते थे। स्टील बनाने के लिए छोटे फर्नेस का इस्तेमाल होता था और काफी स्मॉल स्केल पर स्टील का प्रोडक्शन होता था। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि उस वक्त सिर्फ 1 किलो स्टील बनाना भी कितना मुश्किल काम था। स्टील बनाने के लिए सबसे पहले लोहा तैयार करना होता था। उस वक्त सिर्फ 1 किलो लोहा बनाने के लिए 105 किलो लकड़ी और 15 किलो चारकोल का इस्तेमाल होता था। अब अगर आपको लोहे से स्टील बनाना होता तो उसके लिए एक्स्ट्रा 20 किलो चारकोल और 140 किलो लकड़ी चाहिए रहती थी। यानी कि 1 किलो स्टील बनाने के लिए आपको लगभग 250 किलो लकड़ी और 35 किलो चारकोल और कई दिनों की लेबर चाहिए होती थी। कुल मिलाकर सदियों तक स्टील का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि रेल, ब्रिज और घर नहीं बनाए जा सकते थे। खाली रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी हुआ करती थी। लेकिन आज अगर हम हमारे आसपास देखें तो सुई से लेकर बड़े बड़े ब्रिज तक सारी की सारी चीजों में स्टील का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ ही होता है। आखिर ऐसा हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। 18वीं सदी के आते आते भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हो गया था, जिसके चलते भारत में स्टील इंडस्ट्री लगाने की छोटी बड़ी कई नाकाम कोशिशें हुई। एंड्रयू डूसू नाम के एक ब्रिटिशर आदमी ने साल 1814 में वेस्ट बंगाल की मयूर काशी नदी पर आयरन और स्टील की फैक्ट्री शुरू की थी। लेकिन रॉ मटेरियल यानी कि लोहा सोर्स ना कर पाने की वजह से यह फैक्ट्री जल्दी ही बंद हो गई। इसके बाद साल 1830 में जोशिया मार्शल हीथ नाम के एक अंग्रेज ने भी एक फैक्ट्री लगाई जो कुछ वक्त तक अच्छी चली। हीथ ने स्टील प्रोडक्शन का पेपर प्लान जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे ये स्टील फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे दिए, साथ ही साथ 21 साल की मोनोपोली और आयरन ओर का जो भी डिपॉजिट था उस पर एक्सक्लूसिव राइट भी दे दिए। हीथ की फैक्ट्री का नाम था पोर्टो नोवो आयरन वर्क्स और साल 1830 में यह भारत की इकलौती लार्ज स्केल आयरन और स्टील प्रोड्यूसर थी। लेकिन इस फैक्ट्री से निकला क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट सीधे ब्रिटेन जाता था। हालांकि इस मिल की क्वालिटी काफी इनकंसिस्टेंट थी, जिस वजह से साल 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मिल को एक्वायर कर लिया और कुछ साल बाद यह फैक्ट्री भी बंद हो गई। वहीं दूसरी ओर रेलवे का चलन भारत में उस वक्त बढ़ने लगा था, क्योंकि रेलवे से भारत की कोल माइनिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा था। ये देखकर उस वक्त के गवर्नर रहे लॉर्ड डलहौजी ने भारत के रेलवे नेटवर्क को एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया और इस एक्सपेंशन के लिए उन्हें चाहिए था बहुत सारा स्टील, जो कि उन्हें भारत में कोई बड़ी स्टील इंडस्ट्री ना होने के कारण इंपोर्ट करना पड़ रहा था। भले ही इस वक्त तक भारत में किसी बड़ी स्टील इंडस्ट्री का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उस शख्स का जन्म जरूर हो चुका था जो भारत की स्टील इंडस्ट्री की सूरत बदलकर रख देने वाला था। कौन था यह शख्स जिसकी वजह से भारत आज स्टील इंडस्ट्री का वर्ल्ड लीडर है? यह शख्स थे जमशेदजी नुसरवंजी टाटा। साल था 1839। गुजरात के एक पारसी खानदान में एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है जमशेदजी नुसरवंजी टाटा। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने फादर की ट्रेडिंग फर्म ज्वाइन करते हैं। ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के बाद टाटा अपना अगला कदम बढ़ाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। साल 1877 में जे.एन. टाटा ने एक बंद पड़ी मिल खरीदकर इसे एम्प्रेस मिल्स के नाम से शुरू किया। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग मिल थी। लगभग 2 दशक में यानी साल 1890 तक आते आते टाटा देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार हो चुके थे और उनकी इस टेक्सटाइल मिल में हजारों लोग काम कर रहे थे। अब टाटा के पास नाम और पैसा दोनों भरपूर था।
लेकिन टाटा सिर्फ अपनी प्रोग्रेस से ही खुश नहीं थे। जे.एन. टाटा का दिल भारत के लिए धड़कता था और वो भारत को इंडस्ट्रीज का हब बनाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में घूमना शुरू किया ताकि पता चल सके कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ है। इस दौरान जे.एन. टाटा को एक बार थॉमस कार्लाइल का लेक्चर अटेंड करने का मौका मिला। इस लेक्चर में ही उस सवाल का जवाब था जिसकी तलाश में टाटा दुनिया भर में घूम रहे थे। उस लेक्चर में थॉमस ने पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट का कारण बताया। थॉमस ने बताया कि यूरोप की इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिवॉल्यूशन आया है उसका सबसे बड़ा कारण था स्टील। उस वक्त पूरी दुनिया में हाथ के कारीगर ही स्टील बना रहे थे और वो भी बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में। लेकिन यूरोप में ठीक इसका उल्टा हो रहा था। यूरोप में स्टील बनाया जा रहा था हेनरी बेसमेयर नाम के एक साइंटिस्ट की बताई हुई टेक्निक से। इस टेक्निक से यूरोप में मास स्केल पर इंडस्ट्रियल स्टील का प्रोडक्शन हो रहा था, जिसके कारण स्टील काफी सस्ता था। और तो और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होने के कारण स्टील ने रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल होने वाले लोहे को भी रिप्लेस कर दिया था। कुल मिलाकर थॉमस के मुताबिक स्टील ही यूरोपियन इंडस्ट्री और पूरे यूरोप के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण था। और इस लेक्चर के अंत में थॉमस कार्लाइल ने यह कहा कि ए नेशन दैट अंडरस्टूड वैल्यू ऑफ आयरन वुड रीप इट्स वेट इन गोल्ड। इसका मतलब यह था कि जो देश लोहे की कीमत समझ चुका है, आने वाले टाइम में उस देश को उसकी कीमत सोने में मिलेगी। टाटा उस लेक्चर से बाहर आ गए, लेकिन ये बात टाटा के दिमाग में रह गई। टाटा को समझ आ गया कि भारत में अब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ और उसका सबसे बड़ा कारण था स्टील। फिर टाटा भारत वापस आए और भारत आकर वो इस रिसर्च में लग गए कि भारत में अब तक कोई भी बड़ी स्टील की इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पाई। इसके लिए टाटा ने अपने ऑफिस में बहुत सारी कंपनीज की रिपोर्ट्स को मंगवाया और उनको रात दिन स्टडी किया। इसी दौरान टाटा को बंगाल आयरन कंपनी की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था एक स्टील फैक्ट्री का। दरअसल भारत में स्टील की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए रानीगंज कोलफील्ड के पास साल 1874 में बंगाल आयरन कंपनी बनाई गई थी, लेकिन यह प्लांट 5 साल में ही बंद हो गया। इस कंपनी के फेलियर पर एक जर्मन जियोलॉजिस्ट ने एक रिपोर्ट बनाई। उस जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कुछ कारण बताए, जिनमें से सबसे बड़ा कारण था बंगाल आयरन कंपनी के बनाए हुए पिग आयरन का ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाले पिग आयरन से महंगा होना। साथ ही साथ इस मिल में ऑटोमेशन की भी कमी थी। इस वजह से इसकी लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा थी। इस मिल के लिए रॉ मटेरियल सोर्स करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये रिपोर्ट पढ़कर टाटा को समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। इसके लिए जे.एन. टाटा ने बहुत उम्मीदों से रुख किया महाराष्ट्र के लोहारा का, जहां हाई क्वालिटी आयरन ओर का डिपॉजिट था। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने ना तो टाटा को कोई माइनिंग कंसेशन दिया और ना ही उन्हें रेलवे का एक्सेस मिला जो इस माइन तक आती थी। और ऊपर से स्टेट के लॉ भी ऐसे थे जो कि डेवलपमेंट के खिलाफ थे। इन सब ऑब्स्टेकल्स की वजह से टाटा की स्टील फैक्ट्री लगाने की पहली ही कोशिश नाकाम हो गई। जब जे.एन. टाटा को उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला, रेलवे लाइन का एक्सेस भी नहीं मिला, और तो और स्टील बनाने के लिए जो आयरन ओर का खजाना चाहिए था वो भी नहीं मिला, तो कैसे जे.एन. टाटा ने उस वक्त भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील की नींव रखी। ये कहानी है जिद, जुनून और किस्मत की, जिसे हम शेयर करेंगे आपसे इस वीडियो के अगले हिस्से में। तब तक के लिए धन्यवाद।